स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो जो टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित मैंने बादशाहों की जितनी सारी बाबर से लेकर औरंगजेब तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उनकी जीवन परिचय या उनके समय हुए विद्रोह, सैन्य अभियान या उनके द्वारा किए गए तमाम सारे कार्य या उनकी उपलब्धियां, इन सारी मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत किया था। यानी कि मुगल काल को मैंने पूरी तौर तरीके से 1526 से लेकर के 1707 तक की सारी इतिहास को मैंने समाप्त किया। मुगल काल से जुड़े हुए कुछ स्थापत्य और जो मैंने क्लास में तो बताया, लेकिन उसको एक पास लाना मुझे जरूरी लगा, इसलिए आज जो मैं कक्षा का संचालन करूंगा इसमें स्पेशल जो मैं बात करूंगा उसमें मुगल काल के संबंध में हुए कितने सारे बुक थे, उनके अनुवाद जो कराए गए थे, कौन अनुवादित व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ मुगल कालीन कुछ साहित्य और उसके लेखकों के बारे में देखा जाएगा। और स्थापत्य मैंने पढ़ाते समय ही क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ देखा जाएगा स्पेशल हर बादशाहों से संबंधित कि कौन सा बादशाह क्या बनवाया और कहाँ पे बनवाया है। इन सारे मुद्दों पे मैं एक होल सोल क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ सारी बातें हम लोग पढ़े थे लेकिन इसको इकट्ठा करने का बस मैंने कोशिश किया। तो क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से मैं निरंतर प्रयास करता रहूं और पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा उपलब्ध करवाता हूँ। हम लोग चलते हैं अपने क्लास पे सीधे, और जो मेरी क्लास उसमें सबसे पहले मैंने जो बात लिखा है वो है मुगल काल से संबंधित कुछ अनुवादित ग्रंथों के बारे में। अनुवादित ग्रंथों पे अगर देखा जाए, ये सारी बात मैंने आपको क्लास लेते समय ही बता चुका है, इन सारी बातों पे मैं आपसे बातचीत क्लास करते समय ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ बस मेरा केवल इंटेंशन ये था कि इसको एक पास इकट्ठा कर दूं। तो अनुवादित ग्रंथों में देखा जाए, रामायण का जो अनुवाद करने वाले ये सारे के सारे ग्रंथ फारसी भाषा में हुए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। टोटल फारसी भाषा में अनुवाद किए गए हैं जितना मैंने यहाँ लिखा। रामायण का जो अनुवाद करने वाले आते हैं फारसी में वो है अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में बताया जाता है। महाभारत जिसको हम लोग जय संहिता के नाम से, इसकी पुरानी नाम से जानते हैं, और इसका अनुवाद करते हैं बदायूनी और नकीम खां, और अनुवाद जो करते हैं वो रज्जनामा नाम के शीर्षक में दिखाई देता है। यानी कि जो शीर्षक है वो रज्जनामा इसका शीर्षक है, जो महाभारत का अनुवाद होता है, और जय संहिता याद रखिएगा इसका नाम बताया जाता है। भगवत पुराण का जो अनुवाद कर रहे हैं वो टोडरमल है। अथर्ववेद का अनुवाद जो कर रहे हैं वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी है। राजा तरंगड़ी की अनुवाद जो कर रहे हैं वो मुल्ला शेख मोहम्मद बताए जाते हैं। लीलावती और लैला मजनू की अनुवाद जो कर रहे हैं वो फैजी बताए जाते हैं। हरिवंश पुराण की अनुवाद मौलाना शेरी के माध्यम से किया जा रहा है। जहान ए जफर की जो अनुवाद हो रही है वो मोहम्मद खां गुजराती के माध्यम से किया जा रहा है। तुजु के बाबरी जो है, बाबर की आत्मकथा जो मैंने बताया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, ये भी फारसी में ही हुआ है। ये कभी कभी पूछता है तुजु के बाबरी किस भाषा में थी, तो मैंने क्लास लेते समय वहां बताया आपको ये तुर्की भाषा में थी, इस बात को आप याद रखिए। मजमा ए बुंदाल जो है मोहम्मद अहमद कसीम बेग के माध्यम से, और पंचतंत्र की अनुवाद जो हो रहा है वो अबुल फजल के माध्यम से इसका अनुवाद हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो साहित्य और लेखकों के बारे में अगर एक नजर डाला जाए तो तुजु के बाबरी स्वयं बाबर की आत्मकथा थी, इसको बाबर ने ही लिखा था, तुर्की भाषा में ये था, और मैंने यहाँ आपको बताया है कि इसका अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे वो अब्दुल रहीम खान खाना। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तारिक ए रशीदी, जिसको मिर्जा हैदर दुगलत के माध्यम से इसको लिखा जा रहा है। हुमायूं नामा को स्पेशल गुलबदन बेगम के माध्यम से लिखा गया। तोहफा ए अकबर शाही जो है अब्बास खां के माध्यम से लिखा गया। यानी कि देखा जाए तो जो तुजु के बाबरी है, बाबर ने इसको लिखा है, तुर्की भाषा में बाबर इसको लिखता है, इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना कर देते हैं। तारिक ए रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत के माध्यम से, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां के नाम से लिखा, अब्बास खां के द्वारा
लिखा जा रहा। फिर तारीख अकबर शाही को देखा जाए तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। इंसा को देखा जाए तो अब्दुल फजल के माध्यम से लिखा गया। तुजू के जहांगीरी पुस्तक को ऑलरेडी जहांगीर ने ही लिखा था, उसमें उसी का पूरा विवरण है। इकबाल नामा ए जहांगीरी को देखा जाए तो इसको मोतबिंद खां के माध्यम से लिखा जा रहा है। इसके अलावा चहार चमन जो कई बार यूं भी पूछा जा चुका है, चंद्रभान के माध्यम से लिखा जा रहा है। शाहजहां नामा आपको याद रखना है, इनायत खां के माध्यम से इसको लिखा जा रहा है। आलमगीर नामा जो है इसको काजिम सिराजी ने लिखा है। वकायत ए आलमगीरी अकील खां के द्वारा लिखा जा रहा है। फुतुहात ए आलमगीरी जो है वो ईश्वर दास नागर के माध्यम से इसको लिखा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो नुक्सा ए दिलखुशा जो है भीमसेन कायस्थ इसको लिखते हैं। और मजमा उल बहरीन जो है ये दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया है। इससे एक सवाल एक बार पूछ दिया था कि कौन सी पुस्तक मुगल काल से संबंध है जिसमें दो महासागरों की मिलन के बारे में चर्चा किया गया है। तो जो दो महासागरों की मिलन की बात करता है वो मजमा उल बहरीन है, जिसको स्पेशल दारा सिकोह के माध्यम से लिखा जा रहा है। स्थापत्य पे अगर नजर डाला जाए तो स्थापत्य के हिसाब से देखा जाए तो बाबरी मस्जिद बना है, जो बताया जाता है कि पहले राम मंदिर था उसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके उसी का एक सेनापति था मीर बाकी 1528 में जाकर के वो मस्जिद का निर्माण कर दिया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से इतिहास में बहुत जानते हैं। बाबर के द्वारा आपको ये याद रखना है बाबरी मस्जिद 1528 की घटना, उसी के सेनापति मीर बाकी के द्वारा ये लिखा जा रहा है। फिर दूसरा भवन जो आपको याद रखना है वो दीन पना याद रखना है, जिसको हुमायूं ने बनवाया था दिल्ली में 1533 के आसपास। इसके अलावा देखा जाए तो दीवाने आम हुआ, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल हुआ, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का दरगाह हुआ, मरियम का महल हुआ, सम्राट का श्याम कक्ष या पुस्तकालय हुआ, पंचमहल, खजाना महल, विशाल कृत्रिम झील, स्वर्ण महल, सुनहला मकान हुआ, मरियम की कोठी हुआ, बीरबल की कोठी, हवा महल, ये सारे अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। और ये कहाँ बनवाया गया है तो आपको याद रखना है, ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। इसके अलावा अकबरी महल, जहांगीर महल और लाल किला ये भी अकबर ने ही बनवाया है, लेकिन ये आगरा में बनवाया है। और फिर 40 खंबा का महल और जो याद रखना आपको ये प्रयागराज में बना है। और लाहौर का किला स्पेशल अकबर ने लाहौर में बनवाया है। अकबर से रिलेटेड इतनी सारी स्थापत्य को आपको याद रखना है, यानी अकबर से जुड़ी हुई जो स्थापत्य हम लोगों को याद रखना है, ये सारी बातें याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए जहांगीर से जुड़ा हुआ स्थापत्य के बारे में अगर, तो जहांगीर से जुड़ा हुआ जो स्थापत्य है, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया है, मरियम उज जमानी का मकबरा, इसको सिकंदरा में बनवाया था। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है इसको आगरा में नूरजहां ने बनवाया था, ये याद रखिएगा जहांगीर नहीं बनवाया है। और जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में जो है इसको भी नूरजहां ने बनवाया है, याद रखिएगा, इसे जहांगीर ने नहीं बनवाया। तो जहांगीर की दो ही आपको याद रखना, अकबर का मकबरा मरियम उज जमानी का सिकंदरा में, और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में आपको याद रखना नूरजहां के द्वारा। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, ये भी नूरजहां के द्वारा आपको याद रखना। इसके अलावा देखा जाए शाहजहां के द्वारा बनवाए गए जो स्थापत्य के दृष्टि से है, मुगलों में जो आते हैं अक्सर सवाल के रूप में, तो शाहजहां ने जो बनवाया है लाल किला है, दीवाने आम, दीवाने खास, यहाँ दीवाने नहीं लिखा, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, हीरा महल, ये सब के सब जो है ये दिल्ली में है, ये सब के सब दिल्ली में है। इसके अलावा ताजमहल, खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद और यहाँ ये सब के सब जो है ये आगरा में है, याद रखिएगा आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास भी बनवाया है। फिर शीश महल, ख्वाबगाह, नौलखा भवन और मुसम्मन बुर्ज ये जो है ये सब के सब शाहजहां ने लाहौर में बनवाया है, ये बात आपको याद रखना। इसके अलावा देखा जाए औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बनवाया जा रहा बीबी का मकबरा जो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको मोती मस्जिद को भी याद रखना है, औरंगजेब के द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो मैंने जो मुगल काल को कवर किया था पूरी तौर तरीके से, उस मुगल कालीन से आने वाली इन चीजों को मैंने एक पास कर दिया। फिर एक क्लास में लेके आता हूँ, उस एक क्लास में मैं आपसे बातचीत कर लूंगा मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, साथ ही साथ उनके मुद्राएं क्या क्या चली। क्लास के समय तो मैं उसको बताया, लेकिन इकट्ठा करके बता दूंगा कि कौन सी मुद्राएं किसने जारी किया है। ऐसे तमाम सारे बिंदु जो है छोटे जो सवाल के रूप में अक्सर आते रहते हैं, उन सारे को कलेक्शन करके एक जगह ला दूंगा। 2-3 क्लास, एक क्लास और लेकर के आऊंगा मैं, जहाँ मैं आपसे स्पेशल बातचीत कर लूंगा।
मनसबदारी प्रथा पर, और एक क्लास में मैं सारे जितने सारे उसके छूटे हुए जितनी सारी चीजें हैं या जितनी सारी चीजों को इकट्ठा करना जरूरी लग रहा है उन सारी चीजों को मैं एक साथ, मुद्रा वगैरह जितनी सारी चीजें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था सब एक साथ लेकर के क्लास आऊंगा। तो 2 क्लास और लेकर के आता हूँ मैं मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का लीजिए या उसके साहित्यिक सांस्कृतिक या स्थापत्य के क्षेत्र से, इससे संबंधित मेरी 3 क्लास होगी, जिसमें एक क्लास मैंने दे दिया, 2 और देता हूँ। सारे जब मुगल काल आप पढ़ते चले आएंगे तो सारे क्लास के करने के बाद जब इसको देखेंगे आप तो शायद आप अच्छे से समझ पाए। तो इतनी सारी बातों को आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इन सारी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बात आज की जो क्लास की है ये 1 लाइनर मैंने टोटल का टोटल 1 लाइनर दिया है। ये टोटल आप रट्टा मार के ऐसे बैठे रहिएगा, सवाल इससे तुरंत आपको एग्जाम में मिलने की ज्यादा संभावना दिखाई देता है। बाकी मैं मिलता हूं अपने इसी मुगल टॉपिक से संबंधित मुद्राएं या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।